नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ श्रुति जी हैं और हम सब एक ही ग्रुप के हैं, साथ में पढ़ते पढ़ाते हैं, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि ये टीचर ये स्टूडेंट एंड ऑल। और जैसे मैंने पहले कहा था कि एक सीरीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जहाँ बच्चों को ला करके आपके सामने रखूँगा, जिनके चार्ट से मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये कंट्रीब्यूट करने वाले हैं ज्योतिष में, कंसल्टेशन या पढ़ाने के माध्यम से। जो अपने लिए सीख रहे हैं ऑब्वियसली उनका अपना अलग उद्देश्य है और उसमें भी उनके साथ मैं खड़ा हूँ। सो श्रुति जी, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो एंड ओवर टू यू। नमस्ते, थैंक यू राजीव जी फॉर दिस इंट्रोडक्शन, फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी थी और मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ फिलहाल। तो ऐसे ही इस कॉन्वर्सेशन को मैं इस तरह से ही आगे बढ़ाऊंगी ताकि आपसे समझ सकूं और सीख सकूं कुछ बातें। कुछ चीज़ें मन में हैं, कुछ प्रश्न हैं, ऑडियंस के भी होंगे। तो आज हम आपसे बातचीत करके होपफुली हम सबको कुछ ना कुछ जवाब मिल सके या रास्ता मिल सके। श्योर, आप जिस टॉपिक पे भी आप बात करना चाहती हैं, आई एम ओपन, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आंसर कर सकूं। और ये आपका प्लेटफॉर्म है, मेरा नहीं है। आप जो पूछेंगी आप ऑडियंस की तरफ से पूछ रही हैं ऑब्वियसली, और ये वापस जवाब उन्हीं को जाएगा। तो आप शुरू कर सकती है। जब हम मिले थे रानीखेत में रिट्रीट में, तो हमने कई बातें की थी और मोटा मोटी एक सब्जेक्ट के ऊपर हमने चर्चा की थी कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं तो किस वजह से आते हैं। क्योंकि कहते हैं ना इंग्लिश में कि दे कम फॉर अ रीजन, सीजन और अ लाइफ टाइम। तो या तो हमें कुछ सिखाने आते हैं या ऐसे मौके पे आते हैं जब हम कुछ कठिनाई में हो, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हों और हम बदल रहे हों और शायद उसमें हमारी मदद करते हैं। और कई लोग चले जाते हैं, कई हमारे साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन कई बार मेरे मन में तो आती हैं बातें, शायद लोगों के लिए भी आती हूँ कि उनका और हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ने का मकसद क्या है। कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा जो हम एक दूसरे की जिंदगी में कर रहे हों। शायद इसीलिए हम कई मुश्किलों को लांघ कर भी इस रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं अपनी जिंदगी में। तो आपका इस बारे में क्या विचार है और एस्ट्रोलॉजी का इसमें क्या विचार है? एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोग इसको बेहतर कैसे समझ सकते हैं? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और आंसर भी बहुत सिंपल। एक तो कि पहले कि मेरा कोई विचार नहीं है, मेरे सारे विचार ज्योतिष से ही है, मेरे खुद के तो कोई विचार होते नहीं हैं। और ज्योतिष हमेशा ये सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके जीवन में आ रहा हो, और मैं लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप जानवर को भी ले सकते हैं, तो उसके आने के पीछे का एक कारण होता है। कभी भी किसी व्यक्ति का आना ना तो 100% पॉजिटिव होता है, ना 100% नेगेटिव होता है। दुर्भाग्य यह है कि जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें लगता है कि यह सुख देने आया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी हिस्से में, जीवन के किसी हिस्से में वो व्यक्ति दुख भी दे रहा होता है और हम शायद उसको देख नहीं पाते हैं। हमेशा कहता हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजर बोले कि ये अंगूठी पहन लो और इससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, और पिताजी का देहांत हो जाता है, ध्यान भी नहीं जाता है कि अरे इसकी वजह से हुआ है। वो रिलेशनशिप में भी होता है। बहुत बार रिलेशनशिप आप देखेंगे कि बहुत छोटे समय के लिए और बहुत दुख दे करके गया है, लेकिन आप सिर्फ उस दुख की घड़ी को याद कर रहे हैं जब अंतिम क्षणों में 1-2 दिन, 4 दिन, 2-4 सप्ताह में आप बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन उसके पहले जो सुख की अनुभूति हुई थी शायद उसको हम याद भी नहीं करते हैं। तो ये सुख और दुख ये साथ साथ चलता है। एक आपने कहा कि रीजन, सीजन, लाइफ टाइम। अब थोड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप भोगा अलाइंड हो, इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर द वर्ल्डली प्लेजर, lifetime relationship is always good for you. If someone who is moksha aligned, I would prefer not to have that lifetime relationship. वो जितने छोटे रिलेशनशिप हो, इसका मतलब है कि हमारा पेंडिंग कर्मा टुवर्ड्स दैट पर्सन या उस पर्सन का हमारे प्रति जो है बहुत छोटे समय के लिए था, वो खत्म हुआ, उसने अपना रोल प्ले किया, वो स्टेज से उतर गया। आई ऑलवेज से कि ये लाइफ जो स्टेज की तरह है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो हमारी लाइफ 60-70 साल, पता ना जाने कितने सालों की है, उसमें अगर सबके सब अगर साथ में खड़े हों तो ये बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मोक्ष नहीं मिलने वाला। और ज्योतिष पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम अपने कार्मिक पैटर्न को समझें, कर्मों को समझें, रेक्टिफाई करें, ताकि हमें जल्द से जल्द बैकुंठ जाने का मौका मिले। अब किसी भी रिलेशन, आप जब हमारा जन्म होता है तो हमारे साथ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रिलेशनशिप तो चले आते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा। वहीं से मैं शुरू करता हूँ और इसको आप हर रिलेटिव के साथ आप आगे लेके जा सकते हो। जैसे
जब बच्चा जन्म हुआ तो उसके चार्ट में आप देखो कि फोर्थ लॉर्ड जो मदर है वो कहाँ प्लेस्ड है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग सिग्निफिकेशन, सो विल नॉट टॉक अबाउट हाउस, क्योंकि ग्रह जो है वो हम, आई एम लग्नेश, आई एम नॉट लगना, लगना जो है वो सर्कमस्टांसेस दिखाता है। तो फोर्थ लॉर्ड जहां भी है उस घर से आप अर्गला और विरोध अर्गला चेक करो फर्स्ट, बिकॉज देयर आर डिफरेंट लेयर्स। सो मान लीजिए कि फोर्थ लॉर्ड आपके 10th हाउस में, 10th हाउस में बैठ करके वो 9th हाउस को अर्गला दे रहा है, 8th हाउस को विरोध अर्गला दे रहे हैं। अब ये दो चीजों को ही सिर्फ समझाता हूं, बाकी आप अर्गला विरोध अर्गला पे आप लेंगे। तो अर्गला दे रहा है, इसका मतलब है कि जब पिता से संबंधित कोई बात होगी, जब आपके हायर एजुकेशन की बात होगी, जब आपके अंदर धर्म की बात होगी, आपकी माताजी बहुत सपोर्टिव होंगी। जिस दिन आप पैदा हुए ये सपोर्ट अपने साथ दोनों के संबंध में हो गया, आपकी शादी हो जाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल, चूंकि वो वहां से विरोध अर्गला दे रही है और विरोध अर्गला देने की वजह से जब आपकी शादी होगी तो ससुराल के प्रति उनका जो रवैया रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपके इन लॉज में खटपट होगा। तो एक सिंपल है, फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस गिविंग विरोध अर्गला टू 8th हाउस एंड देयर इज नो विड्रॉल। आपको पता है हम लोग विड्रॉल भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन ग्रह एंड राशि, और जिनको नहीं पता है वो एक ज्योतिष सूत्रा में पूरा एक चैप्टर है। आई थिंक आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड अर्गला विरोध अर्गला एंड इट्स विड्रॉल। विड्रॉल कहीं यूज नहीं होता है, रिसर्च के बाद उसमें डाला गया है, क्योंकि विड्रॉल आप बोलेंगे यार मेरी तो फोर्थ लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में है और लेकिन मेरी सास से मेरी माँ का बहुत अच्छा बनता है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि वो विड्रॉल है। लेकिन आप ये मान के चलो कि वहाँ पे वो नुकसान देंगी, वहाँ पे वो विरोध होगा अगर विरोध अर्गला कंटिन्यू करता है और आपके इन लॉज से नहीं बनेगा। सिमिलरली इफ योर 9th लॉर्ड इज इन द 3rd हाउस फॉर एग्जाम्पल, और 4th हाउस ले लो, बहुत अच्छा है क्योंकि लगना पे जो है उनका सपोर्ट है। मतलब आपके लिए आपके पिता हर वो संभव प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे सर्कमस्टांसेस मिले जब आप पैदा हो रहे होते हैं और आगे भी चल करके। लेकिन यही व्यक्ति अगर आप देखो तो 5th हाउस के मामले में 12th हाउस पड़ता है, विरोध अर्गला है। जिस दिन पता चला कि आप प्रेम में गए हो, मतलब मैं अभी की बात में 90s की बात कर रहा हूँ, कितनी पिटाई होगी इसका भी अंदाजा नहीं, ठीक है। या आपकी कोई हॉबी, क्योंकि 5th हाउस से हम हॉबी भी देखते हैं, तो क्या आपकी किसी हॉबी के अगेंस्ट वो है, यू आर रनिंग बिहाइंड पावर पोजीशन अथॉरिटी, ही इज नॉट बिहाइंड पावर पोजीशन अथॉरिटी, वो एक आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। आप 7th हाउस ले लो, क्योंकि सबका इंटरेस्ट हो गया यार 5th हाउस 7th हाउस समझाओ, छोड़ो माँ बाप का, वो तो फिक्स है। अब 5th हाउस और 7th हाउस थोड़ा ट्रिकी है, इवन 11th हाउस फ्रेंड भी ट्रिकी है। 5th हाउस से आप कहते हो कि आपकी प्रेमी या प्रेमिका, ठीक है, आप 5th हाउस, बट हाउ इट इज पॉसिबल कि हर एक आने वाला व्यक्ति आपके जीवन में, अगर मैं मेल हूं तो मेरी सारी प्रेमिकाएं, फीमेल है तो सारे प्रेमी 5th हाउस से ही देखेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। देन वी नीड टू फिगर इट आउट कि कहीं और से तो देखना है मुझे, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि किसी व्यक्ति की तीसरी प्रेमिका, इज इट द 5th हाउस, नहीं हो सकता है ना। तो आप क्या करते हो, वहां से आप 8 घर आगे बढ़ते हो। जैसे हम शादी के बारे में जानते हैं कि 7th से जाते हैं 8th, तो यहाँ से 8 चलते हो तो 12th के बाद 7th के बाद 2nd के बाद 9th, यू कीप ऑन मूविंग। और आप कहते हो कि यार ये मेरी प्रेमिका, तीसरे नंबर की प्रेमिका जो है वो 7वें घर में आ रही है, या मान लीजिए दूसरे नंबर की प्रेमिका 12th हाउस में। लुक एट द 12th लॉर्ड, और 12th लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन द 11th हाउस। फैंटास्टिक। आप देखिएगा कि जब आपके काम करने की बात होगी तो वो लड़की या लड़का जो भी है बहुत सपोर्टिव, नहीं तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। अदर वे राउंड, आपकी दूसरी प्रेमी या प्रेमिका सिटिंग, द 12th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 9th हाउस। कहाँ जाओगे, काम करो, चलो घूमने चलते हैं, इट्स नेगेशन ऑफ दैट। तो आपको पहले लेवल पे ये पता चल गया, और विरोध अर्गला मैं तो सिर्फ 1-2 आगे पीछे करके दे रहा हूँ, आपको भी पता है कि आप पूरा जब देखोगे तो हर एक भाव से आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति जो है आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, कहाँ आपको दुख और कहाँ इससे सुख मिलने वाला है। अब ये तो एक लेयर है, आपको भी पता है कि ज्योतिष, देयर इज नो एंड टू ज्योतिष, आप उसको डिग करते जाओगे बहुत डिटेल पता चलते चला जाता है। दूसरा, कोई भी ग्रह कहीं बैठा हो तो जहां से वो 12th बैठा है वहां के लिए लॉस कराने आया है, जहां से वो 12th बैठा है वहां से वो लॉस कराने आया है, ये आपको मान के चलना होगा। अनटिल एंड अनलेस, एक ही एक्सेप्शन है और वो है वीनस, क्योंकि वीनस कालपुरुष में 12th में जाके एग्जॉल्ट हो जाता है।
तो किसी भाव से जहां से वीनस 12th पढ़ रहे हैं उसको आप नहीं लोगे। रेस्ट आप जितने भी आप किसी भी रिलेशनशिप को देख लो, वो आपको एक घर पहले का लॉस देंगे ही देंगे। जहां से वो 8वें पढ़ रहे हैं उस मामले में आपको पीड़ा देंगे ही देंगे। तो अगर मेरी प्रेमिका है फिफ्थ हाउस, मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड वहीं पे बैठे हुए हैं, फिफ्थ हाउस में भी। अब ये मैं 8th काउंट करूंगा, कहां से 8th है? तो अगर 8th काउंट किया तो 10th से पढ़ा, मतलब इस प्रेमिका के आते मेरे कर्म स्थान पे मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, नो डाउट अबाउट इट। वहां से मुझे पीड़ा आने वाली है। लेट सपोज इफ यू आर इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल, आपने शादी कर ली, कोई आपका रिलेशनशिप नहीं था, शादी के बाद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो गया, फिफ्थ हाउस एक्टिव हुआ, 10th में बैठे हुए, 10th से देखोगे तो आप तो गए, प्लस वहां से वो अर्गला जो है वो 7th हाउस पे भी दे रहा है, और एक अर्गला वहां से आपके 6th हाउस पे भी पड़ता है, तो 7-6। अब वो देखना होगा कि वो शादी को सपोर्ट कर रहा है या विरोध कर रहा है, लेकिन इसकी गारंटी है कि कर्म के मामले में आपको बहुत पीड़ा होने वाली है। और अगर वो 6 का सपोर्टर है तो आपकी शादी भी तुड़वा देगा, आपका प्रेम भी। ये आप सरफेस लेवल पे पता कर लिए, ठीक है। कितने दिन के लिए आया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं ये बार बार बोलता हूँ, और मेरी कोशिश है कि जब मैं किताब लिखूँ तब मैं इसको मैं लोगों के सामने लेके आऊँ। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की दशा होती है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब हमारे लाइफ में कोई व्यक्ति आता है तो एक एस्ट्रोलॉजर को चेक करना चाहिए कि ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कौन सी दशा रन कर रही है। अगर ये पास्ट की दशा है, पास्ट की दशा का रिजल्ट अभी मिल रहा है, इसका मतलब है यह व्यक्ति जो है दुख या सुख जो भी है बहुत कार्मिक लेकर के आया है, दशा खत्म होगी, खत्म हो जाएगा। अभी आप ही के साथ में ही है, सबसे एक बैच जो है वो सीनियर है, तो जनवरी में किसी लड़की की एंट्री हुई थी। अब वो दूसरा सूत्र है जो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो सैटर्न सिटिंग इन द 8th हाउस, हैविंग 10th एस्पेक्ट ऑन द 5th हाउस, सैटर्न की दशा आ गई, लड़की आ गई। मैंने उससे कहा जितना एंजॉय करना है कर ले, नवंबर आते आते जब दशा खत्म होगी, नवंबर उसके मतलब चली जाएगी, नवंबर दिसंबर जो भी टाइम फ्रेम था। 4 दिन पहले लड़के ने कहा सर कि जो लड़की मतलब दिन भर इसमें रहती थी कि मतलब मैं उसको नेग्लेक्ट करता था क्योंकि मुझे ज्योतिष पढ़ना है, और आप हमेशा कहते थे कि तेरा कर्म ज्योतिष का है, और आज 3-4 दिन पहले वो लड़की उसने क्लियर कर दिया कि भाई मेरे अंदर वो भाव नहीं है, माँ जो कहेगी वैसा। देयर इज नथिंग बैड टू इट, बट दशा ने ये बताया कि प्रारब्ध से इतने समय के लिए व्यक्ति आया था कर्मा कैंसिलेशन के लिए, और वो कर्मा कैंसिल हो गया, एंड नाउ शी इज नो मोर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो आप दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अब इसमें भी होगा कि ठीक है सर पास से कोई आ गया, दुख देगा कि सुख देगा, चलिए सपोर्ट तो आपने देख लिया, अगला विरोध अगला, दुख या सुख क्या देगा? तो दुख और सुख के लिए आपको D9 में जाना है। D9 में अगर स्कॉर्पियो में है, क्वेरियस में है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, तो दुख देने ही तो आया है। और वो दुख इसलिए देने आया है, मान लीजिए मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आप पहले दुख दे चुके हो। आपके जीवन में कोई 8-10 प्रेमी आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं कि आप बहुत खूबसूरत, तो दैट्स ओके, यस यू आर, बट दे केम टू योर लाइफ जस्ट टू पनिश यू, बिकॉज आपने इसके पहले रिलेशनशिप में उनके साथ ऐसा किया था। तो आंख से जो आंसू बहता है, लोग सोचता है यार कितना दुख दे के कोई दे गया है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आपके कर्मों का पनिशमेंट है। तो सरफेस लेवल पे आप किसी भी रिलेशनशिप के बारे में पता कर सकते हो कि वह व्यक्ति आपके लाइफ में क्या योगदान दे रहा है, और फिर आगे अगर और कोई क्वेश्चन हो तो पहले आप इस पे कर ले, क्योंकि मैं और कुछ एक सूत्र दूंगा जिससे बहुत सारे योग भी क्लियर हो जाएंगे। पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, बिजनेस पार्टनर, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मेरा एक सवाल ऐसे उठ रहा था जो आपने एक्सप्लेन किया कि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि ये तो जिंदगी हमारी चल रही है, हम ये सिर्फ इस समय के हिसाब से सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इतना कष्ट क्यों मुझे मिला। लेकिन सोल की भी एक जर्नी है, जैसे आपने अभी टच किया कि D9 से ये देखना पड़ेगा। तो हम कैसे ये समझ सकें कि कोई रिलेशनशिप, किसी की भी जो रिलेशनशिप हमारे साथ बन रही है, उससे हमें क्या लेसन सीखने हैं,
या तो आप ये अभी समझा सकते हैं या हाँ। सूत्रा अगर आप बताएंगे तो उनके थ्रू समझा सकते हैं। नहीं, मैं पहले तो ये क्लियर कर लें कि यार ये पास से है या अभी से नई जर्नी शुरू हो रही है। पास से कर्मों का कैंसिलेशन हमारे मोक्ष के रास्ते हमें प्रोग्रेस कराता है। फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। आया, कैंसिल हुआ, चला गया। कौन किसको मोक्ष नहीं चाहिए? राहु को। अनटिल अनलेस ही इज आत्मकारक। राहु को मोक्ष नहीं चाहिए। उस केस में क्या होता है कि जब कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा हो, आपकी दशा स्पेशली अंतरदशा और गोचर में संबंध राहु का बन रहा हो, उस भाव से, मान लीजिए पहले प्रेम की बात करें 5th हाउस से, शादी की बात करें 7th हाउस से, उपपदा लगना, इंस्टीट्यूशनल मैरिज, तो आप मान के चलो कि राहु इज इनिशिएटिंग समथिंग न्यू इन दिस लाइफ। देयर इज नथिंग मच टू लर्न अबाउट, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी तो जर्नी शुरू हुई है। उठापटक होगी, बाय द टाइम यू लर्न इट विल बी ओवर। सो दिस इज वन थिंग दैट एवरीवन शुड एनालाइज कि यार जब मेरी शादी हुई, जब भी हुई और इंस्टीट्यूशनल मैरिज हुई, तो उपपदा लग्ना को लेते हैं। उपपदा लग्ना लॉर्ड का क्या कोई कनेक्शन राहु के साथ था? क्या ये नई जर्नी है मेरे पार्टनर के साथ, या अगर नहीं है इसका मतलब प्रारब्ध से? दैट्स द सेकंड वन। अब अगर प्रारब्ध से है तो क्या लेसन हमें सीखना चाहिए? सबसे पहले D9 में आप जाओ और D9 में आप इवैल्यूएट करो कि आपने उस व्यक्ति के साथ किया क्या था। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके गुरु हैं और आपके चार्ट में जो आपके 9th लॉर्ड एंड जुपिटर इज एफ्लिक्टेड इन D9, लेकिन उसके साथ मान लीजिए कोई फाइनेंस वाले ग्रह भी हैं, मून है, वीनस है, एंड देन देयर इज एफ्लिक्शन, राहु भी ट्राइन में है, सैटर्न देख रहे हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने अपने गुरु को धोखा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। अब इसका परिणाम इस लाइफ में क्या होगा? इसका परिणाम दो रूप में आपको मिलेगा। एक, जल्दी गुरु नहीं मिलेंगे। दूसरा, जिस दिन आप गुरु बनेंगी वो पैसा आपको कम मिलेगा। सो व्हेन यू डिजर्व 10,000 यू विल बी गेटिंग 8,000 7,000। इतने सारे लोग यहाँ पे हैं और वो देख ले, जो लोग सुन रहे हैं, जिस किसी काम में है, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको जो जितना डिजर्व करते हैं उतना पैसा उनको नहीं मिलता है। अपने लग्नेश और आत्मकारक को D9 में चेक करें, एफ्लिक्शन होगा और फाइनेंशियल जो प्लैनेट होते हैं जो फाइनेंस को दिखाते हैं वो उससे एसोसिएटेड होंगे। पिछले लाइफ में आपने चीट करी होगी, इस लाइफ में पनिशमेंट के रूप में कम मिलेगा। मेरा कहना है किसी को कोई चार्ट नहीं देखने आता है, कोई मतलब नहीं है, मेरे को D1 D9 से कोई मतलब नहीं। एक ही लेसन है, वो लेसन है इस बात का कि भाई जो मेरा बुरा कर्म था उसकी सजा मुझे मिल गई, लेट्स फॉरगेट एंड मूव ऑन। देखो इससे बड़ा और कोई लेसन नहीं, एक ही लेसन है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए शादी होती है और बहुत ऐसा केस आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो अपना हिस्सा मांगते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं, मारपीट भी होती है। अब उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज महर्षि पराशर से 7th हाउस इज द बिगेस्ट बॉन्डेज ऑफ लाइफ। एक लड़की आई, आपकी शादी, या लड़का आया, शादी हो गई, लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल में चला गया। अब वहाँ क्वेश्चन उठता है कि कब जाके मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट लिविंग दैट पर्सन यू आर गोइंग टू इनकर मोर। दैट्स वेयर आई थिंक यू नीड हेल्प थ्रू योर एस्ट्रोलॉजर और थ्रू एस्ट्रोलॉजी, कि आप एस्ट्रोलॉजर से मिलके ये पता तो करो कि यार ये मेरा कर्मा कब फिनिश हो रहा है। और कर्मा फिनिश करने का काम जिसका है वो है शनिदेव। शनिदेव कर्मकारक हैं। एक्वेरियस में बैठ के 8th एस्पेक्ट से वो सिर्फ स्कॉर्पियो को नहीं देखते हैं लाइफ को एंड करने के लिए, रादर जो आप 10th में रखोगे उनको कैप्रिकॉर्न में, वहाँ से देखोगे तो 7th हाउस जो बिगेस्ट बॉन्डेज है उससे रिलेटेड जो कर्मा है वो खुद ही वो खत्म करते हैं। तो अगर गोचर में और दशा में अगर एस्ट्रोलॉजर एनालाइज करे तो बताएगा कि हाँ इस व्यक्ति के साथ इस दशा के अंत होते होते आपका कर्मा खत्म हो गया, प्लीज मूव ऑन। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं मूव ऑन क्योंकि उनकी अपनी, भाई उनका दुख है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लग्नेश जो है वो राहु से और मून से संबंध बना रहा है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे ग्रहों का अपना डिजायर है ना, राहु का डिजायर रीबर्थ है। ठीक है, मैं नया रिश्ता नहीं शुरू करा सकता हूँ। पिछले वाले को केतु ने कहा कि तू दूसरे के पास चले जा क्योंकि यहाँ तेरा खत्म हो गया। मैं तेरे दिमाग में ऐसा करके रखूंगा कि वो निकल ही नहीं पाए। I'll make sure कि आपका जो कर्मा कैंसिल हुआ ना उसके आगे आप उसको कर्ज देते रहो, उसको गालियां देते रहो, उसके पीछे लगे रहो।
अब ये जो आप 2 4 10 साल कर रहे हो ना, दैट्स अगेन यू आर इनकरिंग द कर्मा। इसीलिए राहु को कलयुग का राजा मैं इसलिए बोलता हूं, वंस यू अंडरस्टैंड राहु केतु वेल, हाफ ऑफ द चार्ट तो ऐसे ही डिकोड हो जाता है। तो लेसन इज फॉरगिव, मूव ऑन, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। सेकंड इज, अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत दिन तक ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, प्लीज एस्ट्रोलॉजर से पूछे आपका राहु आपके दिमाग को असर कर रहा है, और करता है श्रुति जी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो आके बोलते हैं कि मैं नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, ऐसे कैसे छोड़ दूं, मतलब ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं ना कि दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है, वैसे ऐसे कैसे छोड़ दूं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। सोचो जरा बैठ के, क्या किया होगा तुमने जिसकी वजह से ये लाइफ तुम्हें मिली। अगर इतने अच्छे हम सब होते तो हम तो बैकुंठ में होते। कुछ तो गलत किया होगा ना। कोई पिता अगर अपने पुत्र के साथ गलत करता है तो इसका मतलब किसी जन्म में आपने उसके साथ बुरा किया होगा। तो फिर इसके लिए रिग्रेट कैसा और इतनी नाराजगी किस बात की। बट ठीक है, अब भोगा और मोक्षा का कॉन्सेप्ट है। अब हर कोई मोक्षा अलाइन नहीं है, और मोक्षा अलाइन होना नहीं होना ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं, हम अपने कर्मों पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो आजकल हम लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के नेगेटिव विचार बहुत जल्दी आते हैं। अगर ये हम समझ पाएं कि देयर इज़ अ रीज़न, और आपस का कुछ नहीं है, ये बस कर्मा कैंसलेशन है एंड यू हैव टू मूव ऑन। तो मेरे ख्याल से लोग बहुत ये अपने जो रेपिटेटिव पैटर्न्स में जो लोग कई बार रहते हैं कि एक ही तरह के रिलेशनशिप्स उनके ज़िंदगी में आते रहते हैं, या वो एक ही तरह के कष्ट पाते रहते हैं, मेरे ख्याल से ये भी समझ सकते हैं क्लियरली, हाँ, और उससे भी आगे बढ़ सकते हैं एकदम। एक जैसे मान लीजिए कि आपके लाइफ का एक पैटर्न है, कोई लड़का आपकी लाइफ में आया, या मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे आया, उधार लिया, चला गया, नहीं चुकता किया, फिर कोई दूसरा आता है, आप फिर भी पैसा देते हो, तीसरा आता है, फिर भी पैसा देते हो। मेरे पास एक ऐसे मैं बार बार ये कहानी सुनाता हूँ कि एक ऐसा लड़का जो मेरे को मिला और उसकी उम्र 20 21 22 साल होगी। उसने कहा, सर मेरे 18 रिलेशनशिप रहे, फिजिकल रिलेशनशिप, एम आई अ बैड पर्सन? आई आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हेन शी लेफ्ट और यू लेफ्ट, क्या तुम्हारा इंटेंशन गलत था? यू वांटेड टू चीट दैट गर्ल एंड मूव ऑन टू समवन एल्स, और कहीं और जाना था? बोला, सर विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी सोचा ही नहीं कि मुझे छोड़ के यहाँ से वहाँ जाना है। 2 से 3 महीना होते होते वो छूट जाती थी, और उसके बाद नई गर्लफ्रेंड आती थी। 17 या 18 केस उसने बताया। आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज टॉकिंग टू हिम ओवर फोन, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लड़का जो है वो लखनऊ या कहीं का है। मैंने कहा कोई कर्मा बैड नहीं है, दे केम टू प्ले देयर रोल, यू प्लेड योर रोल। क्योंकि कर्मा यहाँ से शुरू होता है, मनस लेवल से। अगर वहाँ से ठीक है, एंड देन पीपल आर कमिंग, बट द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज़्यादा जो है। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल राहु प्ले नहीं करते, केतु प्ले करते हैं। अब आपको केतु के ट्राइन को पकड़ना है। जैसे केतु 2 6 10 में, क्या बोलता हूँ कि 2 6 10 में हो तो नौकरी 2 साल पे बदल जाएगी ऑन एन एवरेज। क्यों? क्योंकि वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोगों के साथ आपका कर्मा पेंडिंग है। तो अगर उसी तरह से केतु अगर 1 5 और 9 के ट्राइन में हो तो भाई बहुत गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आएगा। अब इधर यू कैन टेक इट पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे, करेक्ट। मान लीजिए 4 8 12 के ट्राइन में, मोक्ष के ट्राइन में मोक्ष भी मिलेगा, वो आपका हिडन डिजायर्स के भी है। सही गलत दोनों है, तो क्या आप करके वो तो D9 इवैल्यूएट करो, क्योंकि D9 जब तक नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। बट इसमें राहु का रोल नहीं होता है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द पास्ट, और सर्टेन टाइम के बाद कट हो जा रहा है। सो दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ केतु। तो उसको आप इवैल्यूएट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके लाइफ में इतने लोग क्यों आ रहे हैं। और देखो, बिना D9 समझे, बिना D60 समझे, D60 तो मैं आप लोगों को भी मना करता हूँ कि किसी और का नहीं देखना है, सिर्फ अपना देखना है। पढ़ाते समय पढ़ाऊंगा अपनी जगह पे। बिना D9 के आप कुछ भी डिस्कवर नहीं कर सकते हो। D9 ही हमारा, जिसको है ना, ब्लूप्रिंट है, जिससे हम देख के बताते हैं। जब आप ये मकान जो है ना, जो अभी आपने बोला कि मकान बड़ा बढ़िया है, आप सोच के देखो एक दिन इसका खाका बना होगा। उस खाका को देख करके इंजीनियर बोला हो कि यहाँ पे पिलर डालो, यहाँ पे बीम रहेगा, छत रहेगा, ये रहेगी, वो रहेगी। वो जो प्रिंट है ना, दैट इज D9। और स्पेशली अगर 4th हाउस ऑफ खर भावा, if you have malefic planet, and that to even benefic planet in worse condition, and if there is no exchange, now people will say, is there any exchange? Is D9? Yes, you know it very well कि exchanges happen in D9 to show you the different karmic pattern what we have done with the people in the past life. वो चीज़ यहाँ पे अगर आप उसको पकड़ के ले आओ D1 में, तो आपको easily पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। So
फिर मैं कहूँगा राहु को फ्यूचर के हिसाब से देखें और केतु को पास्ट के हिसाब से देखें, कर्मा कैंसिलेशन को लेकर के। आगाह कहाँ करूँगा, जो आपने बोला ना कि कोई एक चीज़, जैसे मतलब कुछ एक चीज़ है जिसमें लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए, आगाह भी रहना चाहिए। मैं बार बार 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार कहता हूँ। पहला है मॉलेस्टेशन, किसी के चार्ट में 6, 7 का मार्स मून का कनेक्शन हो जाए। सेकंड है फिजिकल अब्यूज़, 7th और 8th का। 7th के मालिक हो गए मून, मान लीजिए 8th के मालिक हैं, 7th में बैठे हुए हैं, मार्स एस्पेक्टेड, 7th-8 कनेक्शन, physical abuse. Third, I am giving the sutra here. If Karnesha is associated with Lagna Lord, so it means, oh, you are handsome, beautiful personality. Also, if it is associated with the 3rd house, people will die to sleep with you. You have to be very careful. If your Karnesha associated with the 3rd house of Mathuna Bhava, which starts the physical relationship starts there. इन दोनों के बीच में अगर कनेक्शन हो जाए तो लोग आपके साथ फिजिकल होने के लिए मरेंगे। इसका मतलब है कि जो प्रेम में सच्चाई चाहिए वो नहीं मिलेगी। And then you will keep on crying. So you start very on a good note that okay, I'm enjoying. But then you are crying. You need to understand अब कि भैया ये मेरे पास्ट लाइफ की वजह से लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यू नीड टू लुक एट योर कार्नेशा एंड 3rd लॉर्ड इन D9, व्हाट यू हैव डन विद अदर्स। आप देखोगे 11th लॉर्ड इज फॉर्मिंग सम कनेक्शन विद कार्नेशा एंड लग्ना लॉर्ड इन D9 हैविंग मैलिफिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो आते हैं वो सोशल सर्कल से आते हैं, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। दे हैव टू कम फ्रॉम द 11th हाउस, इसलिए तो 3rd हाउस मैथुना भाव से वो कनेक्शन बना रहा है, 11th से लोगों को लाके आपके साथ सुला दे रहा है। सो इफ यू सी 3rd लॉर्ड, 11th लॉर्ड एंड कार्नेशा एफ्लिक्टेड इन D9, आपको पता है कि आपके साथ ये होने वाला है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा पर्टिकुलर रहने की ज़रूरत है। चाहे जो भी हो जाए, एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी के साथ मॉलेस्टेशन नहीं हो, फिजिकल अब्यूज़ नहीं हो और किसी को कोई मिसयूज़ ना करे। Of course. आप कुछ सूत्र बताने वाले थे तो पहले वो बता दीजिए, फिर मैं ठीक है, आगे सवाल करती हूँ। अब जैसे बहुत बार हम लोग बोलते हैं राजयोग है, धन योग है, बहुत सारे तरह के योग होते हैं। अच्छे योग की बात कर लेते हैं। ऐसे जो ज्योतिष में अच्छे योगों का महत्व कम और बुरे योगों का महत्व ज़्यादा है। ज्योतिष कभी इसके लिए नहीं था कि आप में राजयोग है, वो बोलता तो दरिद्र योग ढूंढ लो, ज़्यादा अच्छा है, मरोगे कभी ये ढूंढ लो। बट थिंक लाइक कि राजयोग है। अब राजयोग हम बोलते हैं यार कि कोना और केंद्रा के जो मालिक हैं आपस में संबंध बना ले तो राजयोग बन जाता है और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नेम फेम सब कुछ आता है। अब तो ये बहुत सिंपल है ना कि यार केंद्रा में 4 घर हैं और कोना में 2 घर हैं। अब बहुत लोग कोना को भी लेंगे कि 1st हाउस कोना, बट केंद्रा के 4 है और 2 कोना है जो उनको फीड कर रहे हैं। तो 10वें और 9वें से संबंध बनना, 9th हाउस का लॉर्ड एंड 10th हाउस का लॉर्ड वर्सेस 1st हाउस का लॉर्ड एंड 9th हाउस या 4th हाउस 9th हाउस, इसका मतलब क्या होता है? इसका एक सिंपल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, कि वहां से जो रिलेशनशिप निकल के आ रहा है वो रिलेशनशिप आपको राजयोग फलित करने में हेल्प करेगा। अब मान लीजिए आपके चार्ट में 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड टुगेदर दे आर सिटिंग इन द 6th हाउस, लेट्स टेक 6th हाउस, और आपका धन योग बन रहा है 6th हाउस में। क्वेश्चन उठता है कि इस धन योग में कौन कौन से लोग मेरे लिए सपोर्टिव होंगे। आप 2 फॉर्मूला इसका देखिए, एक कि जहां ये योग बन रहा है उस पे किसका किसका अर्गला आ रहा है। तो मान लीजिए कि 7वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट उसको देगा अर्गला, और वो 7वें घर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो 3rd लॉर्ड है। तो आप बोलोगे यंगर सिबलिंग विल हेल्प यू क्रिएटिंग वेल्थ, और योर नेबर्स विल हेल्प यू क्रिएटिंग वेल्थ, और योर फादर इन लॉ विल हेल्प यू क्रिएटिंग वेल्थ। अब जैसी अब एस्ट्रोलॉजर कैसे सोचता है, फादर इन लॉ विल हेल्प यू, दहेज लेने वाला है क्या? तो आप क्या देखते हो, लग्ना लॉर्ड, इज देयर एनी कनेक्शन विद द 8th हाउस? 7 से 2nd पड़ता है तो कहीं दहेज के चक्कर में नहीं। अच्छा, लड़का खुद तो मांगेगा नहीं, फॉर एग्जांपल लड़के का चार्ट है तो 4th लॉर्ड 9th लॉर्ड कहाँ है, कनेक्शन बना रहा है क्या? मम्मी को पापा को किसको इंटरेस्ट है? वाई आई गिव दिस एग्जाम्पल कि एक एक करके आप अनकवर करते हो कि नेक्स्ट स्टेप टू डिकोड इट। लेकिन एक तो वो हो गया धन योग में, आपने देख लिया अर्गला। दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे ग्रह मैनिफेस्टेशन के जो मैंने बुक में जो क्लियरली बताया है कि एक ग्रह जहां जाता है वहां के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करता है टू जनरेट द रिजल्ट। वंस इट इज जनरेटेड द रिजल्ट हैज टू गो बैक टू द हाउस।
करेक्ट, और वहाँ अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो ब्लॉक्ड है। जो सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है वो सर्कमस्टांसेस क्या है कि 6th हाउस में जो राशि है, अगर उसका लॉर्ड उसको सपोर्ट ना करे तो धन योग काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि पहले आप देखो कि 6th लॉर्ड कौन है। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ मामा जी हो गए, कोई भी मामा जी हैं या आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस में खुद हैं तो ये धन योग फलित नहीं हो रहा है। आप बोलोगे कि भाई उनके प्रति आपका व्यवहार नहीं हो, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, या आपसे बैड प्लेसमेंट है, 6ठे से 6, 8, 12 वो गए हुए हैं, तो इसका मतलब आपका धन योग सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति जो आपका व्यवहार है वो देखना है, और आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए वो अपने से 6, 8, 12 बैठे हुए हैं, आप 6th लॉर्ड के कंडीशन को D9 में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप पहले से सिन करके आ रहे हैं, इसीलिए उनके माध्यम से आपका जो धन योग है वो या तो नलीफाई हो रहा है, या चूंकि 2nd लॉर्ड भी होता है तो उनकी वजह से वहां से जा भी रहा है। तो जहां बैठे हैं जिस राशि में, उसके मालिक को आप इवैल्यूएट करो, वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अर्गला दे रहे हैं उनको देख लो, उस मालिक के साथ कोई बैठा है उसको देख लो। इसका मतलब क्या है कि धन योग, राजयोग, कोई भी योग के लिए आप अकेले कुछ नहीं है। वो बोलते हैं मैंने किया है, नो यू आर नॉट द वन। वो बोलते पूरी कायनात मिल जाती है ये कराने के लिए, दिस इज द रियलिटी। इफ आई से ओ बुक पब्लिश हो गया, आई वाज द वन, ठीक है, मेरा दिमाग काम कर रहा था, कोई उसमें अपना लैंग्वेज डाल रहा था, कोई उसमें अपना चार्ट डाल रहा था, तो वो दिमाग वाले का नाम आ जाता है, ठीक है भाई वो है। ऐसा नहीं होता है। आप घर पे खाना भी बनाते हो तो खाना बनाने से पहले कोई बर्तन साफ करता है, उसका योगदान है। हमने कहा एक लाइन में कहते हैं मम्मी ने खाना बनाया है। अगर मान लीजिए घर में अगर मेड आ रही है तो मम्मी कहाँ से खाना बनाती है अगर वो आकर के साफ नहीं करती तो किसी भी योग के फलित होने के लिए आप देखो कौन कौन सा ग्रह उसको अर्गलत दे रहा है। ये वो सारे रिलेशनशिप हैं जो धन क्रिएट करने में आपको सपोर्ट करेंगे। अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे अपने लाइफ में जज कर सकते हो। 11th हाउस ऑफ गेन है, ठीक है। लेट सपोज समबडी हु इज वर्किंग, हु इज इन बिजनेस कर रहा है, उसका रेगुलर पैसा आता है। 11th लॉर्ड जहां बैठे हैं उसको जो जो ग्रह विरोध अर्गला दे रहा हो, उस रिलेटिव को पकड़ लो। मान लीजिए कि 3rd लॉर्ड विरोध अर्गला दे रहा है, मतलब आपका छोटा भाई। आप देखना आपका छोटा भाई जब आपकी दुकान पे आएगा उस समय आपका सेल गिर जाएगा। इतने जितने भी लोग आएंगे ना तो वो सेल गिर जाएगा। अब बहुत बार आपने सुना होगा, अरे ये कहीं भी जाता है किसी दुकान पे तो उस दुकान पे जो उसकी सेल बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि लग्ना लॉर्ड इज गिविंग अर्गला टू द 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड भाई वर्ल्ड अदर देन मी, ठीक है। इन दोनों के बीच में इतना बढ़िया संबंध है कि जब मैं उसको अर्गला दे रहा हूं, जब वहां वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसके लिए फलित हो रहा है। या मान लीजिए उसका 11th पकड़ लो, वर्ल्ड अदर देन यू। सो आप अगर 7th हाउस हो तो आपका 11th 5th हाउस है, और लग्ना लॉर्ड हो करके मैं 6 में बैठ जाऊं तो मैं 5th को फायदा पहुंचा रहा हूं, मतलब आपके गेन को। तो जब आपकी दुकान पे मैं आ रहा हूं आपको फायदा ज्यादा हो रहा है। और लोग बोलते हैं भाई साहब आते रहना यार, आप आते हो तो फुटफॉल ज्यादा रहता है। सो यू कैन चेक एवरीथिंग इन द चार्ट कि किसके आने से क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है। मैं तो बच्चों को यहाँ तक जो अभी टीनेजर्स हैं या जो थोड़े बड़े हो गए हैं, जो रिलेशनशिप वगैरह में, आप आजमा के देखना, आपके दोस्त आते हैं और पता चलता है कि आप और आपकी प्रेमिका के बीच में झगड़ा हो गया, होता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे। बट उसमें एक कैच है, यू कैन नॉट से कि सारे फ्रेंड्स 11th हाउस हैं। यू नीड टू फिगर आउट ये मेरा 8वां फ्रेंड है, 10वां फ्रेंड है। और व्हेन आई से फ्रेंड, अगेन फ्रेंड का मतलब ये चलता फिरता आजकल नहीं कि आज दोस्ती हुई, कल चाट खाया, पुगजा खाया, परसों खत्म। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 year रिलेशनशिप। When you are in relationship for 1 year at least, तब उसको, क्योंकि सूर्यदेव जो है पूरे चक्कर में ये देखते हैं कि अरे ये सही में तुम रिलेशनशिप निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो। सो यू कैन डिकोड दैट ऑल्सो, किसके आने से पैसा आ रहा है। अब आगे से हम लोग पकड़ के उन सारे लोगों को बैठा के रखेंगे। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सीख रही हूँ लोगों की साइकोलॉजी समझने के दृष्टिकोण से। और जो भी आपने अभी समझाया है वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इस तरह से भी देखें कि अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है या किसी का हमारे से फ़ायदा हो रहा है या हमारा उनसे नहीं हो रहा है, तो एक तो कर्मा आपके पहले के हैं जो शायद कैंसिल हो रहे हैं, तो होने दीजिए। और दूसरा ये कि अगर आपको ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है तो ये दोनों के लिए फलित हुआ कि नहीं,
विन विन सिचुएशन होगा कि नहीं, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ये आपकी सही है कि नहीं, मेरे ख्याल से ये सब भी देखना जरूरी है। विन विन तो नहीं होता रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में दोनों नहीं जीत सकते हैं। जस्ट कुछ एक केसेस ऐसे हैं जिसमें होता है। अब वो कब होता है, कैसे होता है, वो भी मैं समझा देता हूं। मान लीजिए आपका और मेरा संबंध है, अब वी आर इनटू रिलेशनशिप, ओके। सो हमें किस चीज को देखना है, वीनस को। मेरे वीनस से आपका वीनस अगर अर्गला दे रहा है, इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू मी। एट द सेम टाइम माई वीनस इज गिविंग विरोध अर्गला। श्रुति जी यार चाय बना के ले आओ। आपने एक दिन बोल दिया कि यार राजीव चाय बना के ले आओ, मैंने बोला अच्छा अभी तो काम है, मैं देखता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, छोटी छोटी बातें। ये जो कंफर्ट लेवल है ना, ये वीनस के अर्गला से आपने तो दे दिया, बट मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो विरोध जा रहा है। ये कब हो सकता है, सोच के देखो कि मेरे चार्ट में वीनस का एक्सचेंज हो गया। सो टू पीपल केम टुगेदर एट द एज ऑफ 20. One was serving because the Venus was giving अर्गला, एंड फिर 25-26 में वीनस इस बंदे का एक्सचेंज कर जाता है और ऐसे पोजीशन पे जाता है जहां से वो अर्गला देने लगता है। अब आपने सुना होगा कि यार जब शादी हुई थी तब तो ये बुढ़ा जो है, जो एक गांव में जो बोलता है, मैं तो गांव वाला हूं, तो वैसे कि ये जवानी में प्यार नहीं करता, बुढ़ापे में इसको बहुत पत्नी से प्यार हो रहा है। बिकॉज 48 की मेच्योरिटी होती है, फाइनल मेच्योरिटी। अब सोच के देखो किसी का राहु वीनस या केतु वीनस एक्सचेंज में हो और फाइनल पोजीशन वीनस की जो 48 साल में फिक्स होती है और वहां से वो अर्गला देना शुरू करता है, तब जो 48 साल की उम्र में जो उसके अंदर प्रेम का बीज फूटता है कि मुझे सपोर्ट करना है, प्रेम तो पहले भी था, कि मुझे वो कंफर्ट देना है, वो पहले नहीं था। और वर्ल्ड इज सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो कभी विन विन नहीं होता है, और एक साथ तो नहीं होगा। जब भी होगा, एक समय एक व्यक्ति दे रहा है, दूसरे समय दूसरा एक्सचेंज की वजह से दे सकता है। अब इसमें क्या है, अब चार्ट एनालिसिस बड़ी मजेदार चीज है। थिंक लाइक दिस कि मुझे पास ए और बी दो लोगों का चार्ट है। ए इज प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू बी, बट बी इज अ मोक्षा अलाइन पर्सन। क्या करेगा उस कंफर्ट का वो? ए इज अ भोगा अलाइन पर्सन, वो दे के परेशान है, ये लेके परेशान है। अगर उसी केस में अगर देने वाला जो मोक्ष अलाइन हो जाए, लेने वाला अगर भोगा अलाइन हो, तो फैंटास्टिक। भाई मेरे को चाहिए था, आप अंगूर छील करके और मेरे मुंह में दो, आप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लग रहा है कि देखे खत्म करो यार, इसके बाद इस आदमी के साथ नहीं रहना है। हमारी एक स्टूडेंट है जो कहती भी है कि बस हो गया सर, अब इसके बाद शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस चाहती हूँ कि इनके साथ निभा जाए। एंड शी इज़ फैंटास्टिक, बहुत अच्छी लेडी है। बट उनको ये समझ में आ गया इस जर्नी के बारे में, तो अब वो काइंड ऑफ थिंग। तो ये सोच के देखो, अब ये अगर मिस अलाइन हो जाए, देने वाला भोगा और लेने वाला मोक्षा, तो घर में रूट जो है वो कुटाई चल रही है, एक दूसरे के साथ आप लड़ रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। तो ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है, इसलिए देयर इज नेवर विन विन। मैंने तो देखा नहीं, अपने घर में नहीं देखा है, माँ बाप को देखा है। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ। 13 साल की उम्र में जब ज्योतिष में गया तो पिताजी कहते थे कि यार टेंशन मत लो तुम, मैं कर रहा हूँ ना पूजा पाठ। थोड़ा बड़ा हुआ तो मम्मी को कहते हैं बेवकूफ़ बना रहे, ये सब अपना अपना होता है, तू धर्म करेगी मम्मी तुझे मिलेगा, पापा वाला तुझे नहीं मिलने वाला। So even at that level you can see one is trying to provide the comfort and all that, और दूसरी तरफ माता जी इसके चलते दम सेवा में लगी हुई है फुल टाइम। क्या भाई साहब हैं तो ऐसे है, and father is getting, this is the reality। अगर सुन रही होंगी, मम्मी सुनेगी तो समझ जाएगी, वो साहब बोलती है she is giving comfort। वो एक वीनस जो है दूसरे को अर्गला दिए जा रहा है, दूसरा विरोध अर्गला में। अभी एक्सचेंज हुआ 48 के बाद, उसमें भी दशा भी देखते हैं, नैसर्गिक दशा भी। देन ही स्टार्टेड, बट अभी भी वो नहीं है, मतलब वो जिसको बोलते हैं ना हाफ एक्सचेंजेस, आया फिर वापस लौट गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसमें। बट आई हैव सीन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, चार्ट रीडिंग में देखता हूँ, लोगों से मैं पूछता हूँ कि ऐसा है, कौन कंफर्ट दे रहा है। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग चार्ट मैचिंग। जितने लोग सुन रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में हैं, जो शादी करने जा रहे हैं और जो आगे चल के एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, जब इस कॉन्सेप्ट को जल्दी मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मैच कर रहे हो तो कोशिश करना कि लड़के का वीनस लड़की के वीनस को अर्गला दे। शास्त्र ये कहता है कि अगर आपके घर में लड़की अगर कंफर्टेबल एंड सिक्योर फील कर रही है, यू विल हैव ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा एंड माँ लक्ष्मी। सो जो भी एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं, हमेशा लड़की की प्रायोरिटी को हाई करके तब आप चार्ट मैच करो और देखो कि सारा अर्गला जो है वो लड़की को मिलना चाहिए। बहुत सुंदर बात की आपने। और मुझे ये भी लगता है कि आजकल हम बहुत ट्रांजैक्शनल हो गए हैं रिलेशनशिप्स में। तो जो आपने ये बात समझाई, उससे लोगों को ये क्लैरिटी भी मिलनी चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ बुरा है इसमें।
क्या पता दिशा बदल जाए हवा की अगली अगली दशा के साथ। कल एक कमेंट आया था यूट्यूब के वीडियो पे, काफ़ी बड़ा कमेंट था, उतना पढ़ता नहीं बट क्या मन में आया मैंने पढ़ लिया। तो वो लिखे हुआ था कि सर उसका कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज हुए हैं एंड वो वही सो करके सोच रहा था हाँ कल और कान में जाना, एंड देन ही वाज पता नहीं रिमेम्बरिंग मी कि मैं बोल रहा था आयु कम है, समथिंग लाइक दैट ही रोट। फिर मैंने उसको एक मैसेज रिप्लाई किया, मैंने कहा कि प्रेम तो पांचवें भाव से देखते हैं, पांचवा भाव सन का है, सन इज अ ट्रू गिवर, व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, फिलोसफिकली ये कहना बहुत आसान है, फॉलो करना इतना आसान नहीं है, बट वी नीड टू प्रैक्टिस दैट। अगर आप प्रेम में हो तो आपको गिवर होना होगा। यू डोंट से आई लव यू जस्ट बिकॉज यू वांट टू हियर बैक आई लव यू टू। तो जब रिलेशनशिप में विन विन की बात है, आपका नजरिया क्या है उससे ये पता चलता है। अगर आपका नजरिया गिवर वाला है, यू आर वेरी हैप्पी एंड थिंक अबाउट यू आर अ गिवर एंड देन यू आर मोक्षा लाइन पर्सन, माई गॉड, लाइक गॉड हैज ब्लेस्ड यू, व्हाट एल्स यू नीड। आपकी बुद्धि विवेक सब वैसे ही है। प्रॉब्लम चार्ट में तब होती है जब भी आप देखोगे चार्ट रीडिंग में जो लोग रोते हुए आ रहे हैं रिलेशनशिप में ये हो रहा है, उनका पूरा का पूरा मिस अलाइनमेंट है। दे आर नॉट अ गिवर और दे आर अ गिवर बट दे आर भोगा अलाइंड। They are not a giver, they are moksha aligned, something like that, one or the other you will see mismatch and they are crying. That's where we have to counsel them, make them understand along with the remedy. हमें बात करके समझाने की ज़रूरत होती है। देखो जो ये स्पिरिचुअल चार्ट रीडिंग होती है इसी बात के लिए होती है ताकि आपके कार्मिक पैटर्न को बताया जा सके। प्रेडिक्शन तो ठीक है कि अगले साल आपकी नौकरी लग जाएगी एंड ऑल दैट, वो अपनी जगह पे है, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझानी होती है क्लाइंट को। एक बार उनको समझ में आ जाएगा तो उनके ऊपर इसका फिर बहुत असर नहीं होता है। सर जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, कुछ लोग तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे एस्ट्रोलॉजी, जो नहीं भी कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे वो ये रिलेशनशिप्स जो अपनी रिलेशनशिप्स हैं, इम्पोर्टेंट क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा समझ सकें, उनको थोड़ा इवेल्युएट कर सकें, या तो चार्ट देखकर, या अगर इतनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है तो कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करके? देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो इजी है कैलकुलेट करना कि भाई कोई आया तो मुझे प्रॉफिट हुआ, कोई किसी के जाने से प्रॉफिट हुआ, वो तो बहुत आसान है। बट एट द एंड ऑफ द डे इमोशनल चैलेंज और जो मेंटल लेवल पेन होता है उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा बहुत सारे लोगों का नेगेटिव ऑरा होता है। अब उसको आप कैसे पहचानोगे? जब वो आपके घर भी आएंगे ना तो ऑल ऑफ अ सडन आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा या देखोगे लो फील करने लगोगे, वो उनकी हेवी एनर्जी है। दे आर नेगेटिव पीपल, यू हैव टू बी लाइक अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल। जनरली जो हमारा देख करके जो मेरा अपना तरीका होता है, मैं कोशिश ये करता हूँ समझने के लिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके आने के बाद मेरा जो रेगुलर वर्क है वो छूट रहा है। सो मान लीजिए मेरा वीडियो बनाना है, मुझे कंसल्टेशन करनी है, या मान लीजिए मुझे ऑफिस का काम करना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। हु इज़ कमिंग एंड ब्रेकिंग दिस फ्लो? बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट फ्लो। इफ द पर्सन इज ब्रेकिंग द फ्लो टू एड वैल्यू टू इट, दैट्स फाइन, बट इफ इट इज़ डिसरप्टिंग एवरीथिंग, भाई उससे दूर रहना है। अभी 7-8 दिन पहले मैं एक चार्ट देख रहा था और मैं ऐसे बैठा हुआ था, लगातार देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही थी उसके चार्ट को देख के। तो मैंने कह दिया कि यार कितना कर्मा करके तुम बुरा आए हो कि तुम्हारा चार्ट देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने बोला प्लीज़ इसको अदरवाइज़ मत लेना, मैं समझाता हूँ। बट 20-25 मिनट में मेरी आंखें जो है वो भारी होने लगी। देन आई एंटर्ड इनटू D9 एंड D60 एंड आई वाज शॉक्ड कि क्या क्या करके बंदा आ रहा है। बट ठीक है, अब उसकी गलती थोड़ी है, अब उसको थोड़ी याद है कि उसने पिछले जन्म में क्या किया, तो मेरा काम उनको सपोर्ट करने का है। तो चार्ट देख करके पता चल जाए। बट इन जनरल आई से कि किसी के लाइफ में आने से आपका रेगुलर फ्लो अगर ब्रेक हो रहा है, आप रेगुलर जो काम करते हो अगर वो ब्रेक हो रहा है, या कोई किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स कर रहा है, तो थोड़ा दूर रहिए। रिलेशनशिप के साथ सबसे बड़ी ख़राब क्या है ना कि शुरू में फोर्स करना अच्छा लगता है, बाद में वही जो है जी का जंजाल बनता है। तो फ्लो मत ब्रेक होने दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। आप एक पिता हैं, आप एक पुत्र हैं, माँ हैं, जो भी हैं, पत्नी हैं, और वो उस फ्लो में रहिए। और लोग आएंगे और आपको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति आपको अनायास बहुत बड़ा सपना दिखाए उससे भी दूर रहिए। वो आपको उठाने नहीं आया है, उठा के गिराने आया है। जो रोज़ आपकी उलाहना करता हो लेकिन आपको सजेशन ना देता हो, मैं एकदम जनरली नॉर्मल, बिकॉज आई एम जस्ट टेकिंग एट द हाउसेस, जैसे 311 दे क्रिटिसाइज, बट देयर इज़ अ वे टू क्रिटिसाइज।
11th हाउस जब वो क्रिटिसाइज करेगा तो अर्गला देता है लग्न को, वो सजेशन दे देगा। 3rd हाउस क्रिटिसाइज करेगा तो वो आपको सजेशन नहीं देगा, सिर्फ क्रिटिसाइज करके छोड़ देगा। तो आपको क्या देखना है कि क्रिटिसाइज कर रहा है, साथ में सजेशन दे रहा है, दिस पर्सन इज गुड। वो क्रिटिसाइज भी कर रहा है और साथ में सजेशन भी नहीं दे रहा, सिर्फ क्रिटिसाइज करके चला जा रहा है, तुम में ये कमी है, तुम ग्रीन क्यों पहनते हो, अच्छा नहीं लगता है, फॉर एग्जाम्पल। और उसने कुछ नहीं बोला, बोलो इस आदमी को कि दूर रहो। एक दूसरा व्यक्ति आपके लाइफ में, आपका पड़ोसी आता है, अच्छा ग्रीन पहने हो आप, कल आप येलो पहने तो बड़ा अच्छा लग रहा था, आप उसी शेड में पहना कीजिए। दैट इज 11th। दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ, मतलब जो अर्गला विरोध अर्गला कॉन्सेप्ट है कि जब क्रिटिसाइज करने वाले जो भाव के जो मालिक हैं, अगर वो अर्गला दे रहे होंगे तो सजेशन आएगा, अगर वो विरोध अर्गला दे रहे होंगे तो सजेशन नहीं आएगा। सिमिलरली लुक एट 5th हाउस। 5th हाउस आपको फीड करता है, 4 हमारे केंद्र जो है वो आधार है, 5वां और 9वां हमें फीड करता है। अगर वो फीड करने वाला आपको ड्राई अप करने लगे, अब मतलब ड्राई अप करने का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा 5th हाउस से आया हुआ रिलेशनशिप सोच के देखना जो डेली आपको उस लेवल पे मेंटल स्ट्रेस में लेके जाता है, जब आप पूरी तरह से, इसको बोलते हैं ना कि यू फील दैट ड्राइनेस, कि अब कुछ बचा नहीं है। दिस इज द टाइम टू कम आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार इधर हर वीडियो में लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज आप पनिश ना करो, लेट द गॉड पनिश। आप मूव ऑन करने की आदत डालें। रिलेशनशिप के बहुत कंसल्टेशन आते हैं, यू वोंट बिलीव, आई थिंक 70% रिलेशनशिप के कंसल्टेशन आते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर्स को आते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आते हैं, मतलब लोग इस चीज़ से परेशान हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको ये सिखाएं कि यार छोड़ो, अब आगे बढ़ो। सो मैं तो यही करता हूँ। थैंक यू राजीव जी, आपने बहुत सारी डाउट्स की क्लैरिफिकेशन की है। मेरे ख्याल से इस टॉपिक को हम कई डायरेक्शंस में ले जा सकते हैं। आपकी ऑडियंस कुछ यंग है, कुछ ओल्ड है, होपफुली हमने उन सब के क्वेश्चंस को कवर किया है। क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप समझने के लिए, जो शायद मैं आपसे पूछ सकती थी, जिसके बारे में मैं सवाल कर सकती थी लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया है? हाँ, मतलब यंग जनरेशन के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि आई वांटेड टू मेक श्योर दे आर सेफ। कभी भी किसी को भी अपना वीनस का पोजीशन मत बताओ। अगर आपके वीनस का पोजीशन अगले को पता चल जाए और थोड़ी भी एस्ट्रोलॉजी उसको आती है तो एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब उसमें क्या है कि वीनस जैसी राशि में बैठे होंगे, ठीक है, तो मान लीजिए वीनस सात्विक राशि में बैठे हैं और सामने वाले को ये पता चल जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपना पूरा जो आवरण है वो सात्विक कर लेगा एंड यू विल फॉल इन लव, यू विल गेट अट्रैक्टेड। बॉडी नहीं है, तामसिक राशि में बैठे हो मेरा वीनस मान लीजिए, और सामने वाला जो है वैसा ही बन के आ गया, तो ऑटोमेटिक जो ब्रेन है ना वो कैच करने लगता है वो फ्रीक्वेंसी, अरे यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था। सो बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज़ को, बहुत ईजिली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो मैं सारी बच्चियों को कहूँगा कि चाहे जो भी हो जाए, अपने वीनस का पोजीशन जनरली आप किसी को डिस्क्लोज ना करें, चाहे आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड नहीं, उससे एक चीज़ से आपको बचे। सेकंड, फर्स्ट रिलेशनशिप, और मैं ये अमूमन बोलता हूँ 99% केस में होता है, फर्स्ट रिलेशनशिप मैरिज का जो ब्रेक होता है उसमें हो सकता है कि संसार की गलती हो। सेकंड रिलेशनशिप जो टूटता है, चूंकि सेकंड रिलेशनशिप हम 8th हाउस, अगर 7 से 8 जाएंगे तो सेकंड हाउस, उसका नेगेशन फर्स्ट हाउस, आप खुद ही होते हैं। तो अगर पहला टूट गया तो दूसरे में आप ही कारण बनोगे टूटने का, तो कोशिश कीजिए कि पहला ही ना टूटे। यहाँ हम आए हुए हैं कर्मा, जब तक कि मारपीट ना हो, सब कंडीशन ना आ जाए, वो चीट करके भाग गया भाग गई, बात अलग है। ऊंच नीच के साथ मैं एक ही सलाह दूंगा कि रिलेशनशिप को चलाने की आदत रखिए, क्योंकि हमें तो कर्मा कैंसिल करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, हम उसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा कर्मा स्टार्ट करने के लिए नहीं आए हुए। और जिनमें भी आप देखोगे ना कि फर्स्ट मैरिज नहीं टिका, सेकंड मैरिज में चले गए, थर्ड मैरिज में चले गए, मैं ब्लेम नहीं करता हूँ कि तो उनका चार्ट है। राहु प्लेज अ मेजर रोल जस्ट गेटिंग इनटू द न्यू रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, कि भाई नए में चलो तुम, स्पेशली अगर राहु 7th और 6th को अर्गला विरोध अर्गला कुछ अगर कॉन्सेप्ट है वहाँ अर्गला दे रहे हैं, तब तो बहुत मुश्किल है। या
सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के मित्र भी हो गए तो उससे दोस्ती, तू मेरा हेल्प कर दे। तो वीनस का पोजीशन नहीं बताना है और अपने फर्स्ट रिलेशनशिप को, फर्स्ट मैरिज को पकड़ के रखना है अनटिल अनलेस कुछ नेगेटिव उसमें ना हो। विवाह चलाने का नाम है, क्योंकि विवाह इज लाइक शिवा एंड शक्ति कमिंग टुगेदर। सो एज एन एस्ट्रोलॉजर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि हम उनको गाइड करें, रेमेडी दें उसको चलाने के लिए, जब तक कि उसमें मारपीट ना हो रही हो। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि इट्स लाइक शिवा एंड शक्ति एंड वी आर नो वन। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर मैं जानता हूँ जो बोलते हैं ब्रेक हो जाएगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले ब्रेक हो जाएगा? तुम उसको ये बोलो कि ये कर लो और बढ़िया रिलेशनशिप होगा, ये भी मत बोलो कि खराब होगा और बढ़िया होगा। तो कुछ एक चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब बन के रखने के लिए। मैं बहुत कॉन्शियस हूँ टास्क को देखकर कि काफी लंबी बातचीत हो गई और आई डोंट वांट टू ड्रेन यू आउट, लेकिन कई सारे टॉपिक्स निकल रहे हैं, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। मे बी अगले एपिसोड में किसी टाइम पे आपने जो ये शुरू किया ना रिलेशनशिप का, अगली बार आई आल्सो शो सम चार्ट्स। मैं कुछ एक चार्ट्स लेकर के आऊँगा और बच्चों के लिए भी आसान होगा कि चार्ट में दिखाना कि कैसे कोई किसी को एक्सप्लॉइट करता है, कार्निश का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे किसी के लिए कोई फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदेह है। अब जाते जाते मैं बस एक लाइन सबको, अपने व्यूअर को बोल दूं कि मैंने बोल तो दिया कि ये फ़ायदेमंद है, ये इस मामले में नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि कोई कभी पूरी तरह से फ़ायदेमंद नहीं होता है और कभी कोई पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं होता है। तो संदेह की दृष्टि से आप किसी को ना देखें जब तक कि उसका ऑरा एकदम निगेटिव ना हो। बस इतना ही बोलूँगा। प्रेम से चलिए, बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अपने रिलेशनशिप को बचा के चलिए। आई वॉन्ट एवरीवन टू सेव देयर मैरिजेस, टू बी ऑनेस्ट। मेरी डिज़ायर कह लो या जो भी कह लो, मेरी इच्छा ज़रूर इस बात की है कि लोग संभाल के चलें, अच्छा जीवन जिए। और नॉस्टैल्जिया भी है ये, मैंने देखा है पहले और मैं उस लाइफ को मैंने जिया है, तो मुझे लगता है यार वो 90s का दौर। बिल्कुल, थोड़ी और एम्पैथी की भावना, पेशेंस अगर हम अपने आप में इनकलकेट कर सकें तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं कई रिलेशनशिप्स के साथ। सो थैंक यू सो मच राजीव जी, इतना सारा समय हमारे साथ बिताने के लिए, एंड थैंक यू फॉर ऑल द information and the knowledge that you've shared so freely and willingly with us. थैंक यू श्रुति जी। चलिए मैं विदा लेता हूँ और दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्ते।